Patil had put a proposal. God That's knows right. what happened. They had. Then never happened. Nizamuddin ji. Let's ask निजामुद्दीन रहीम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो आपकी बिरयानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिरयानी भिजवाई यहाँ पे ऑफिस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा निजाम साहब ये बताएं, राहुल गांधी साहब और वो पहले दिन ही वो कहते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया, फिर मतलब वो अपने हुडा साहब हैं उनका भी माइक बंद कर दिया गया, ये क्या हो रहा है सर? ये निजाम साहब ये बताएं। हमने तो सोचा था कि अब इस बार की जो लोकसभा होगी उसमें जरा चीजें अलग होगी, ये तो उससे भी ज्यादा कुछ और कड़क हो रहा है मामला, तो सर बताएं। कितना भी लोकसभा में मोदी जी या मोदी मंडली या उनके अध्यक्ष कर लें, लेकिन राहुल गांधी की आवाज को अब देश की संसद दबा नहीं सकती। और इस संसद में अब राहुल जी के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन के सांसदों की लोकसभा में मौजूद है। कोई भी बिल बगैर डिबेट के, बगैर बहस के नहीं जाएगा। और जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, माइक बंद कर देना, लाइट नहीं रहेगी, ये सब इस बात के अलामत है कि नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ हो रहा है। धीरे धीरे जो संसद में लोगों को डर था या जो लोगों के दिलों में, दिमाग में डर था, वो सब निकलता जा रहा है। इससे प्रधानमंत्री और उनके क्रियाकलापों की वैल्यू घट रही है। अगर संसद में राहुल गांधी को आप बोलने से रोकेंगे तो राहुल गांधी और बड़ी ताकत के साथ आएंगे, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था लोकसभा में है, अगर प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं तो राहुल गांधी अब कोई आम सांसद नहीं है, अब वो देश की संसद के अपोजिशन लीडर हैं। और अपोजिशन लीडर को भी पूरा वही पावर है जो देश के प्रधानमंत्री को है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री का अधिकार होता है, उस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन का अधिकार है। तो उसकी बात अगर संसद में वो अपनी बात किसी विषय में रखना चाहते हैं, और अगर दादागिरी करके या अध्यक्ष महोदय या दूसरे लोग अगर उनका माइक बंद करते हैं और उनकी आवाज जो है वो रिकॉर्ड में नहीं हो संसद के, अगर इस तरह की चीजें की जाएगी तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयावह और घटिया बात होगी। अरे भाई वो चाहते क्या है कांग्रेस के लोग जो हैं निजाम साहब, वो तो यही चाहते हैं ना। और बाकी अखिलेश यादव जी हो गए, डीएमके के लोग हो गए, एक दो कुछ बिहार के भी लोग हैं वो भी हो गए, उत्तर प्रदेश के तो लोग हैं जितने भी वो समाजवादी पार्टी के, वो सब चाह रहे हैं कि भाई जो नीट स्कैम हुआ है, महाराष्ट्र के भी जो लोग हैं, नीट स्कैम जो हुआ है भाई उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो। जी बोलिए। सरकार की देख रेख में ही वो नीट के एग्जाम होते हैं, जवाबदारी सरकार की बनती है। पिछले 5-7 सालों से तकरीबन 14 से ज्यादा एग्जाम्स हुए हैं, सारे पेपर्स लीक हुए हैं। और सारे पेपर्स लीक करने का एक बहुत बड़ा रैकेट है इस देश में, जिसमें कई राज्य सरकारों के लोग, कई पार्टियों के आमदार, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन ये सारे चीजों की जवाबदारी देश के प्रधानमंत्री की है, क्योंकि देश को आगे कैसे ले जाना है उसके का जो रोड मैप होगा वो प्रधानमंत्री तय करता है या संसद तय करती है। लेकिन जिस तरह से पिछले 7-8 सालों में दुर्दशा हुई है राजनीति की, और जिस तरह से इन्होंने मोदी जी एंड मंडली और उनकी गोदी मीडिया ने इसके स्तर को तबाह किया है, वो आप सामने से दिख रहा है। तो आज इसीलिए बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, कोई एग्जामिनर कंट्रोल में नहीं है, किसी चीज की डेट फिक्स नहीं है, किसी चीज पर अब तक श्वेत पत्र नहीं लाया गया। कोई किसी जांच को सीबीआई कर रही है, कोई जांच प्रदेश की एजेंसियां कर रही हैं। सरकार और एजेंसियों का तालमेल भी नहीं है कि इतने बड़े स्कैम का, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है और पूरा देश में इस बात को लेकर चर्चा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है एक शब्द जो है उन्होंने नीट्स के इश्यूज को लेकर लोकसभा में बात किया हो। तो इससे ये जाहिर है कि इस सारी घटनाओं के पीछे प्रधानमंत्री का स्वयं का दिमाग है और उनकी पार्टी तंत्र का दिमाग है, जो इस तरह की चीजें करके। निजामुद्दीन जी, आज सोनिया गांधी जी ने आलोचना किया मोदी जी का। सोनिया गांधी जी ने कहा कि ये इलेक्शन में मोदी जी का पर्सनल पॉलिटिकल एंड मॉरल डिफीट है, पर्सनल पॉलिटिकल मॉरल डिफीट है, सोनिया गांधी जी ने कहा।
सोनिया गांधी जी ने आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आम सहमति का उपदेश देकर टकराव बढ़ाते हैं और जो डिविजिव पॉलिटिक्स के जो रूट्स है उसको फैलाते हैं, टकराव बढ़ाते हैं, डिविजिव पॉलिटिक्स फैलाते हैं और सिर्फ बोलने के लिए आम सहमति का उपदेश देता। तो सोनिया गांधी जी ने कहा, मत मोदी जी का कहना मैंडेट आप कुछ भी करो, लोगों ने मैंडेट जनादेश सिर्फ और सिर्फ एनडीए को दिया है। आप कुछ भी कहो कि मोदी तोकतंत्र है, लोकतंत्र को नहीं मानता पर्सनल। तो सोनिया गांधी जी के इस चीज को, आलोचना को कैसे आप देखते हो निजामुद्दीन जी? देखिए, सिर्फ सोनिया गांधी की आलोचना का विषय नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की संसद में जितने सदस्य आए हैं सबको अच्छे से पता है कि यह गलत चीज है। जो चीज गलत है उसके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं है। मोदी जी ने सबको एक साथ जोड़कर चलने की बात कही थी। जब संसद में स्पीकर का चुनाव आया तो राजनाथ सिंह जी को इन्होंने जिम्मेदारी दी थी। राजनाथ सिंह जी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम चुनाव नहीं चाहते, लेकिन जो अब तक की परंपरा रही है कि इसमें जो है लीडर अपोजिशन को या जो भी दो पद हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, वो पद जो है हमेशा अगर एक सत्ता पक्ष के पास रहा है तो एक विपक्ष के पास रहना चाहिए। इस बात को तय होने के बाद राजनाथ सिंह जी फिर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष को संपर्क नहीं किए। इससे लगता है कि राजनाथ सिंह को ये संपर्क करने के लिए अगर प्रधानमंत्री ने कहा था और उनकी बात सुनी नहीं गई तो इससे घटिया बात क्या होगी। हमारे यहाँ तो सब नेता तैयार थे ना कि अगर जो है लोकसभा का अध्यक्ष बीजेपी से आता है या एनडीए से आता है तो उपाध्यक्ष जो है वो इंडिया से आएगा। अगर आप खुद नहीं चाहते सहमति बनाना, जनता के मंचों पर सहमति की बात करते हैं और जहां इसकी रियलिटी है, जहां ये होना है, वहां जो है आप भागते हैं। इसीलिए 50 साल के इतिहास में पहली बार लोकसभा में जो है अध्यक्ष का चुनाव होने की नौबत आई, उसमें भी प्रधानमंत्री को मुंह की खानी पड़ी। आगे जाके लोग आप कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, मगर बीजेपी ने दे दिया कि आपने कभी संविधान और लोकतंत्र को भी माना ही नहीं है। दोनों राष्ट्रपति और स्पीकर ने अपने अपने स्पीचेस में हाईलाइट कर दिया कि इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र में एक सबसे डार्केस्ट फेज है, सबसे अंधकार फैलाने वाला फेज है इमरजेंसी, और वो इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस ने लाया था उस फेज को। और आप कहते हो लोकतंत्र को बचाने। आपने कभी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल को न्याय नहीं दिया, आपने कभी अंबेडकर जी और सरदार पटेल को न्याय नहीं दिया, आपने कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर कभी डिसेंट यानी विरोध का आपने अप्रिशिएट नहीं किया, ऐसे कुचलने का काम आपने किया हमेशा। ये उदाहरण देते हुए बीजेपी ने कहा और आज संविधान बचाने की बात करते हो आप निजामुद्दीन जी। देखिए, प्रधानमंत्री को नफरत के अलावा दूसरी चीज कुछ दिखाई नहीं देती। बीजेपी और बीजेपी की एजेंसियां सिवाय नफरत की कोई बात नहीं करती। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो बात कर रहे हैं, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मामलों का मंत्री बनाया और उनको इस लायक बनाया कि वो इस पर बहस कर सकें। दूसरी चीज, जिस नेहरू जी की बात करते हैं और जिस सरदार पटेल को बढ़ाने की बात करते हैं, तो अगर नेहरू को आप घटाना चाहेंगे तो क्या सरदार पटेल बड़े हो जाएंगे? जिस सरदार सरोवर पर ये बना हुआ है डैम, उसको नेहरू जी ने बनाया और सरदार पटेल का नाम दिया। ये जो बहस बेहुदा करने की चीजें हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करिए, और इमरजेंसी का मुद्दा एक था, वो जमाना हो गया, 50-60 वर्ष चले गए। आप अपने 10 साल के काम को क्यों नहीं रखते? आप भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से 10 वर्षों में जितनी नफरत आपने बोया है उसकी फसल आपने अभी काटी है, तो आप उस पर क्यों बहस करने जाते हैं? जो मुर्दे मर के 50 साल हो गए, अभी उसको तुम लाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री? इसलिए कि वो अब निकम्मापन उनका दिख गया। राहुल गांधी जैसे शेर से उनकी टक्कर है, जिसकी एक भी स्पीचेस के सामने भारत के प्रधानमंत्री नहीं टिकेंगे, संसद से भी भागेंगे और जनता के बीच से भी भागेंगे। इसलिए अब इस तरह की चीजें खोजेंगे। अब ये एक विषय नहीं रहा, अब उनको डटकर संसद में राहुल गांधी का मुकाबला करें, राहुल गांधी के सवालों का जवाब दें। बहाने से अब देश नहीं चलेगा। सेंगोल इंडिया अलायंस सेंगोल के इशू मुद्दे को उठा रहे, सेंगोल के इशू को उठा रहे के लिए। देखिए, ऐसा है बीजेपी का कहना अमृतकाल का सबसे बड़ा निशान है वो सेंगोल,
अमृत काल का सक्सेस मॉडल है सिंगोल इस चीज का है कि देश को नंबर 1 पूरे दुनिया में करना है। आज हो रहे हैं, जितनी राज्य सरकारों के करप्शन आ रहे हैं, जितनी चीजें हो रही, वो अमृत काल से भी बुरा हाल है। इसलिए उस निशान को तो बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि देश ने जिस निशान को पूरी आजादी की लड़ाई से अभी तक रखा गया था, उसको बदलने का साहस जिन लोगों ने किया, उनको इस बार संसद में बहुमत नहीं है। इसलिए इस तरह की चीजें करने से बेहतर है कि जो परंपरा लोगों ने डाली थी, उस परंपरा को चलने देना चाहिए। और वही इस देश की खूबसूरती है कि हिंदुत्व का बिल्कुल नाश हो रहा है। आप जिस हिंदुत्व को ये लाना चाह रहे थे, सारे आचार्यों ने, तमाम लोगों ने उसको नकार दिया। अमर्त्य सेन, जिनको आज जो है इतना बड़ा अवार्ड पूरी दुनिया में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने इस बात को साफ जाहिर कर दिया कि इस देश में हिंदुत्व की सरकार कभी नहीं बन सकती। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो बिल्कुल दिल दिमाग से खुले हुए दिख रहे हैं। और मोदी जी इसी चीजों का नफरत के दायरे में ले जाके अगर कुछ करना चाहते हैं, अब देश सजग है। नौजवान जिसको नौकरियां नहीं है, वो रोड पर आ रहा है। जिसके चीजों को बर्बाद करने का काम पिछले 8 वर्षों में सरकार कर रही है, लगातार कहीं कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बजाय इस एग्जाम देने से पहले पर्चे जो है लूटे जा रहे हैं, एक तरह से बेचे जा रहे हैं, डकैती की जा रही है और बच्चों का भविष्य जो है डुबाया जा रहा है। और जवाब देने के लिए संसद में निजाम साहब, आपको लगता है कि इसका सच कभी आएगा सामने? निजाम साहब, नीट स्कैम का जो सच है कभी सामने आएगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल आएगा सर। देखिए, ये जो अपराध है, ये माफ करने वाला अपराध नहीं है। इसमें लाखों बच्चों का भविष्य है, जिनके माँ बाप ने अरबों रुपए कलेक्ट करके देश में इनको दिया है, सरकारों को एग्जामिनेशन की फीस दिया है, ट्यूशन की फीस दिया है। और जिन जगहों से बेचारे कर्ज लेकर कैसे आए हैं, उनके एग्जाम को आप जो है चौपट कर रहे हो, पर्चा लीक कर रहे हो। और ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि अगर ये बच्चे करोड़ों की तादाद में पास होकर आएंगे तो इनको जो है नौकरी सरकार को देनी होगी। तो सरकार को नौकरी नहीं देनी हो, इसलिए 7 वर्षों में इस तरह का ड्रामा कराया जा रहा है। आप डर गए। मोदी साहब का कहना है कि महाराष्ट्र का बजट एक ऐतिहासिक बजट है, प्रोग्रेसिव है, इंक्लूसिव है। जो लड़की जो बहन जो लाड़की बहन स्कीम योजना है, 1500 रुपया हर महिलाओं को देंगे, वो एमवीए के होश सब उड़ा दिया है। 3 सिलेंडर गोड़ गरीब को फ्री तो दे देंगे, अभी अजित पवार जी ने डिक्लेयर कर दिया है। बहुत जबरदस्त, यानी एक ऐतिहासिक बजट है। जो वारकरी लोगों को जो जाते हैं उनको पैसा देना, तो ये स्कीम में एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी और जो अजित पवार जी ने लाया है, बहुत जबरदस्त बजट है। मोदी जी ने कहा कि बहुत इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव बजट है और लोगों को बहुत कुछ मिलने वाले बजट है। कैसे आप देखते हो? एनडीए के होश उड़ गए, मोदी जी का कहना है। एनडीए सर, अभी आप अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये बजट जो है सिर्फ चुनावी बजट है। 4 महीने के बाद इलेक्शन है, एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज, जिस 1500 रुपए जिस लाडली बहना के देने की बात हो रही है, उसकी कैटेगराइज आप पहले देख लो किनको मिलने वाली है। वो सारी महिलाओं को नहीं मिलने वाली है। 21 से 60 के बीच के जिन महिलाओं को मिलेगी, वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं क्या, उनके पास सर्टिफिकेशन है क्या, उसके लिए जो है एक कार्ड बनेंगे। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जब आप उसको पढ़ेंगे तो लोक लुभावन की तरह लगेगा कि बिल्कुल बस ऐसा दिखेगा कि हमारे जेब में आने वाला है। ये कुछ नहीं होने वाला है। ये 4 महीने के बाद महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल बुरी तरह चुनाव हारेगी और ये योजनाओं की तरह रह जाएंगी। और जहां तक काम करके दिखाने की बात है, अभी देखिए, कांग्रेस ने एक वादा किया था तेलंगाना में, हम अपने किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसानों का कर्ज इमीडिएट सब माफ करके पूरे देश को राहुल गांधी ने दिखा दिया। यहाँ जिन किसानों को आप पैसा दे रहे हैं, वो आधे की अभी बात हो रही है, फिर उसके बाद जांच होगी, फिर करेंगे। यानी करना और बहुत अलग चीजें हैं। उन्होंने डीजल पर 2 रुपया कम किया, 2 रुपया किया उन्होंने, बैठ के पैसे में से 1 टका उन्होंने कम किया। लेकिन कहां के लिए किया? सिर्फ मुंबई के लिए किया, थाना के लिए किया।
क्योंकि थाना में मुख्यमंत्री रहते हैं, मुंबई में जो है सरकार का बड़ा लेन देन है, तो वहां से 60 सीटें आती हैं असेंबली की। वो 60 सीटों को इफेक्ट करने के लिए ये एक प्लान है। आप बताइए कि क्या महाराष्ट्र के बाकी के लोगों ने कोई अपराध किया है जिनको डीजल 2 रुपया कम ना मिले? आप बताइए ना सर। ये जैसे शेख चिल्ली का बजट है, ये शेख चिल्ली का, अपने मन में सोचने का और अपने मन में करने का। संजय राउत का बार बार कहना, जिनको सुनिए सर, जिनको जो मोदी जी जिनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनसे पूछिए क्या श्वेत पत्र निकालेंगे, पैसा कहां से आएगा? अरे पहले से 20,000 करोड़ इनके ऊपर एक्सेस पैसा चढ़ गया है लोन का, अभी उसकी ब्याज नहीं भर पा रहे हो, नए लोन लेके फिर आप, ये तो वही हो गया कि जो है घी हम पिएंगे और कहां से लाएंगे, लोन लेके आएंगे। अरे आपकी हालत क्या हो गई है? पहले एनडीए का एकता का सवाल है निजामुद्दीन जी, एनडीए का एकता का सवाल। संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे जी को अब घोषित कर दिए चीफ मिनिस्टर बिफोर इलेक्शन, जास्ती बेनिफिट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को अगर पहले ही प्रधानमंत्री घोषणा कर देता 25 सीट और जाता। संजय राउत जी का कहना है। शरद पवार जी कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। तो क्या आपस के झगड़े शुरू हो गए सीएम को लेकर? देखिए हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। पिछली बार भी आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि बहुत सारी मीडिया के लोग दिन भर कयास लगा रहे थे कि आप कोई चेहरा दिखा दीजिए, कोई ये कर दीजिए, कोई वो कर दीजिए। हमें कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने घटक दल हैं वो बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 4 महीने के बाद जब आपके चैनल पर आएंगे तो आप देखना हमारा चेहरा भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा और राज्य का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन निजाम साहब ये बताइए अब आगे क्या? क्योंकि जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, मुझे तो लगता नहीं है कि जहां तक पार्लियामेंट में कुछ बदलने वाला है। पार्लियामेंट जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। और उसका तो हिंट भी दिया स्पीकर साहब ने कि मैं कुछ एक्शन लूं क्या। मतलब जैसे पहले निलंबित किया था लोगों को, एक बार फिर शायद निलंबित कर देंगे। अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सामूहिक तौर पर इतना बड़ा निर्णय लेके इतने सांसदों को निलंबित करें, क्योंकि अब संसद चलाने के लिए विपक्ष की ताकत के बगैर किसी भी विषय पर वो दादागिरी नहीं कर सकते। आपने देखा कि पहले राहुल गांधी का माइक बंद होता था, कोई चर्चा नहीं होती थी। आज राहुल गांधी का माइक बंद हुआ और टेलीविजन ने जो है मोदी को 73 बार दिखाया और राहुल गांधी को 9 बार दिखाया। पूरे देश ने उनको सोशल मीडिया पे उनको लताड़ के रख दिया। इसलिए अगर वो अपनी बेशर्मी को नहीं सुधारेंगे तो वो सारी चीजें जो संसद के अंदर हो रही हैं वो सब रोड पर होने लगेंगी। इसलिए अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो विपक्ष की आवाज को, और अगर ऐसा हो गया तो आपसे पूछा, अगर ऐसा होगा तो फिर जनता तो देख ही रही है ना। फिर लोकसभा भंग होगी सर, फिर तो जनता रोड पर आएगी। जनता के बगैर ये तंत्र चलेगा नहीं और खोखले वादे अब देश के सामने प्रधानमंत्री कर नहीं सकते। आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? जनता अगर सड़क पर आ भी जाए तो क्या होगा? अभी चुनाव तो 5 साल के बाद है। नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। इस देश ने बहुत सारे चुनाव 2.5 साल में भी देखे हैं। वो दौर गया जब खलील मियां फाख्ता उड़ाते थे, अब वो दौर गया सर। अब ये जो दौर आया है ना, इस देश का यंगेस्ट, इस देश का सोशल मीडिया, इस देश के जो रियल हीरोज हैं वो सब सड़कों पर आएंगे और उसका रिजल्ट बदलेगा। इसलिए अब वो इस तरह की गलती प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के लोग नहीं करेंगे। आप स्थिर नहीं होते कोई भी डिसीजन में निजामुद्दीन जी। कांग्रेस कभी स्थिर नहीं होता, कोई डिसीजन परमानेंटली लेता नहीं है। सैम पिट्रोडा जी को आपने निकाल दिया, आपने फिर उनको ऑनर कर दिया, फिर ओवरसीज प्रेसिडेंट बना दिए। जो रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया, बीजेपी का कहना है पूरे देश को उन्होंने रेसिस्ट कमेंट जिसने पास कर दिया है उसको वापस, ये तो आई वॉश था, आपने सिर्फ आई वॉश कर दिया है। चुनाव हो गए, वापस सैम पिट्रोडा को वापस ले लिए। ऐसे ही हर निर्णय होता है कांग्रेस का। ऐसा है कि हम बीजेपी से पूछ के कोई निर्णय नहीं करते। बीजेपी की तरह हम करप्टेड या करप्शन में डूबे हुए निकाले हुए आदमी को दोबारा नहीं लाते। अगर किसी का विचार है और पार्टी को पसंद नहीं है तो पार्टी उसको बाहर नहीं करती। उसके विचार के बाद जहां आवश्यकता है करेगी। जब नया चुनाव हुआ उनको बना दिया फिर वर्सेस का अध्यक्ष। वो हमें जो है बीजेपी से सीखने की आवश्यकता नहीं है।
कि जितने भी बेईमान, करप्ट, डाकू जो भी आए सब बीजेपी ले लेने को तैयार रहती है। और अब वो दिन भी बदलने लगे हैं। अब जनता खुद सवाल करने लगी है, इसलिए अब हमें बीजेपी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बीजेपी खुद अपने अंदर सुधार करे कि वो कितनी टिकी है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है और उसी काम पर टिकी है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर ये सवाल पूछता हूं सर, क्या है कि मुझे लगता नहीं है कि रूलिंग पार्टी का रवैया बदलेगा पार्लियामेंट में। बदलना ही होगा सर। सर सवाल सुन ले, रूलिंग पार्टी का मुझे नहीं लगता कि रवैया बदलेगा। उसके लिए आपको पार्लियामेंट के भीतर एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, मुझको ऐसा लगता है। सिर्फ ये सोच करके कि आप सड़क पर आ जाएंगे, आपको लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी को? मुझे नहीं लगता। देखिए सर, सड़क पर आना जनता को बताने के लिए है, लेकिन संसद के अंदर जब कोई विषय आएगा तो आज की तारीख में अभी अब ना तो स्पीकर ना प्रधानमंत्री इस पोजीशन में है कि दादागिरी कर सकें। संसद में 240 से ज्यादा सांसद प्लस दाएं बाएं जो दूसरे लोग बैठे हैं, वो आप देखिएगा जब कोई विषय आएगा, उस विषय पर जब डिबेट होगा और संसद में बहस होगी तो प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब उनको बगैर जवाब दिए वो किसी चीज से बच नहीं सकते, अब उनको जवाब देना ही होगा। आपने देखिए कि जो बातें उनको खुद कहनी थी उन्होंने राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाया और उसको संसद ने 1 मिनट में रिजेक्ट कर दिया। तो इसके लिए अब जो है इस बात की फिक्र नहीं है कि जनता की आवाज सही प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी, अब जरूर आएगी। सर प्लेटफॉर्म तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और जो उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उनका ये कहना है कि हम कब कह रहे हैं कि नीट स्कैम के ऊपर आप चर्चा ना करें, जरूर कीजिए, लेकिन पारंपरिक तौर पे संसद में पहले प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो होता है, राष्ट्रपति महोदय, इस समय राष्ट्रपति महोदया का जो संबोधन है उसके ऊपर पहले चर्चा कीजिए और उसी चर्चा में आप नीट स्कैम का भी जिक्र कर सकते हैं। उस चर्चा को रोक करके आप नीट स्कैम क्यों करना चाहते हैं सर? देखिए वो उस चर्चा से ज्यादा, क्योंकि वो चर्चा जो राष्ट्रपति ने संसद में रखा है वो बीजेपी का भोपू है। बीजेपी ने उनको लिख कर दिया है कि आपको यही बोलना है। आज देश की सबसे बड़ी जरूरत वो नीट परीक्षा है जिसमें करोड़ों बच्चे पूरे देश से इन्वॉल्व है, कोई एक विषय नहीं है और वो स्कैम है सर, वो कोई घटना नहीं है, वो एक स्कैम है जिसमें अरबों रुपए की बेईमानी है, स्कैंडल है, एमएलए शामिल हैं, कॉलेजेस के लोग शामिल हैं, बड़े नेता शामिल हैं। वो स्कैंड है जो इस देश को बर्बाद कर रहा है, वो करोड़ों करोड़ बच्चों के भविष्य को तबाह कर रहा है। इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को ये पावर है कि वो किसी भी एजेंडे को रोककर उसको बहस कराने के लिए संसद में अध्यक्ष के सामने रख। सरकार ने कब कहा है, सरकार ने कब कहा है कि वो चर्चा के लिए राजी नहीं है? तो भाग क्यों रही है सरकार? सर कहना तो अलग है, कहने तो प्रधानमंत्री पूरे देश को गुमराह करते रहते हैं, कोई चीज नहीं कहते। प्रधानमंत्री जो कहते हैं 15 मिनट में पलट जाते हैं और जब मीडिया पूछती है तो कहते हैं मेरे मुंह से मत कहलवाओ, मैंने नहीं कहा था। ऐसी सैकड़ों विजुअल आपके पास भी पड़ी होगी जिसे आप दिखा सकते हैं। तो दम है तो इमीडिएट उन सवालों को संसद के पटल पर तुरंत लेना चाहिए, पहले उस पर डिबेट होना चाहिए, क्योंकि अधिवेशन तो चलेगा 2 हफ्ते, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो शब्द है वो तो कभी भी उस पर डिबेट कराया जा सकता है। सर पहले उसी पे होती है परंपरा तो यही है। चलिए देखिए सर, परंपरा जो है तो बहुत सारी चीजों की है। परंपरा तो मोदी जी ने 10 साल नहीं निभाया, लीडर अपोजिशन नहीं बनने दिया। 10 साल तक कितने कानून उन्होंने पास कर लिए बगैर संसद को बताए, कितने सारे फ्रॉड उन्होंने कराए अपने मित्रों को मदद करने के लिए, तो उस पर तो उन्होंने परंपरा नहीं निभाई। तो जब अभी आप किस बात की परंपरा की बात करते हैं? लेकिन एक जो चीज है, उन्होंने किया है वो उनको भोगना है। लेकिन एक चीज है कि नीट स्कैम जो है वो लाखों करोड़ों लोगों की दुखती नब्ज है, उसके ऊपर आप लोगों ने हाथ रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको एक कॉन्क्रीट और बहुत अच्छे तरीके से सब लोग आगे लेकर के जाएंगे, ताकि जो लाखों करोड़ों लोगों का जो भविष्य है
वो धूमिल ना हो जाए, हम सिर्फ यही चाहते हैं। मैं उम्मीद जरूर करता सर। हूं ऐसा होगा। नहीं, देश के बच्चों के साथ न्याय होगा और उस जी, होना लड़ाई भी को चाहिए। देखिए, राहुल गांधी, आप उनके करियर को पिछले 30-35 सालों से देख रहे हैं। राहुल गांधी जिस विषय को उठाते हैं उसको आखिर तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। और अब राहुल गांधी के साथ देश का युवा, महिलाएं, देश की जो है एक ऐसी जयंत्री जो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेती थी, वो भी राहुल गांधी के साथ इस मामले में खड़ा है। तो ये तयशुदा जी। बात है कि इसका अंजाम जो है वो राहुल गांधी उनको सबक जरूर सिखाएंगे। निजाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, थैंक यू sir. सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ओके सर। So Pradeep ji, I think if they had moved procedurally, they would have got their point across in the Lok Sabha, but they would not have created the sensation that they have managed to create right now. They'll use all methods available to them to see that this needs scam, because the Congress and the India Alliance believe that they've got something concrete. They catch the bull by the horns and they're going to use it effectively wherever they can. Irrespective, it falls within the rules and regulations, conditions and norms, we are going to highlight it. And the protests have started all across the country. But the fact remains that they are the opposition. What else do you expect No, them but to the do? justice is required. I mean, there's nothing wrong. Yes. Even though the presidential address mentions the need scam, but still the opposition are going to use this opportunity. So Why let's- should they leave it? Let's ask Mr. Ambekar.